नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी है। दिक्कत यानी कई बच्चे इसे जानते तो हैं पर उसे बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते। आज जो चीजें मैं आपके सामने समझाऊंगा उससे आपका कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से क्लियर होगा, आपको चीजें समझ भी आएंगी और साथ के साथ आपको ये लगेगा कि मुझे पेन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बेमतलब में पेन लगा रहा हूं इसके अंदर। तो आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में लीनियर इक्वेशन के जो सवाल हैं उनमें आपको ऐसा लगेगा चुटकियों में सवाल हो रहे हैं, पर मेन बात है पहले उसके लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। और हम ये देखेंगे बच्चे किस नजर से देखते हैं, किताबों में क्या लिखा होता है, हमें क्या अलग करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसके अंदर? दो वेरिएबल के अंदर। यानी कोई भी इक्वेशन, एक इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं दो वेरिएबल में, x और y दो वेरिएबल हैं इसके। तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल वाली, ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना भाई, पहली बात तो एक लाइन, अगर एक इक्वेशन है मेरे पास, इससे मुझे क्या पता लगता है भाई, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। x की अलग अलग वैल्यू डालोगे, y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, तो एक लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, बेसिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पहली इक्वेशन पहली लाइन को, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को। यानी जो लीनियर इक्वेशन होती है ना हमारी, ये वाली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, आप x की जगह 0 डालोगे तो कोई वैल्यू आएगी y की, फिर x की जगह 1 डालोगे 2 डालोगे, जैसे हम बचपन में करते थे। ठीक है, तो एक लाइन बनती है बेसिकली, ये एक लाइन है अपने आप में, ये एक लाइन है अपने आप में। अब बेसिकली मतलब ये हुआ कि भैया अगर दो इक्वेशन है दो वेरिएबल की, तो इसका मतलब बात हो रही है किसकी? दो लाइनों की बात हो रही है। ठीक है, जब बात हो रही है दो लाइनों की तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, जब बात हो रही है दो लाइन की तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। वो क्या क्या? ध्यान से देखना, या तो दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी एक पॉइंट पर, पहली चीज, या एक लाइन दूसरी लाइन पे चढ़ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, तीसरी चीज, कि दोनों लाइनें पैरेलल बने। ठीक है, पहला केस आ गया मेरा जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है एक लाइन ऐसे हो और एक लाइन ऐसे हो, ना ये पैरेलल हो ना एक दूसरे के ऊपर हो। पर भाई ऐसे का मतलब क्या है? जब ये लाइन है तो जब आप इसे पीछे ले जाओगे तो यहाँ पर ये कटा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, दो लाइन के बीच या तो कोई दूरी नहीं हो सकती, एक दूसरे पे चढ़ी हो, या समान दूरी हो सकती है या असमान दूरी हो सकती है। जब असमान दूरी है दो लाइनों के बीच में, बढ़ रही है या घट रही है, तो वो कटेंगी। अगर जीरो दूरी है तो एक दूसरे पे होंगी, और दूरी अगर फिक्स है तो वो समांतर होंगी, पैरेलल। यानी दो इक्वेशन है दो वेरिएबल की, तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, ये तीनों। ठीक है, अब इन तीनों को ना कुछ नाम दिया गया है, आइए वो चीजें समझते हैं अब टेक्निकल वे में। पहली चीज दे रखी है आपको कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरी दे रखी है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, संगत पद्धति और असंगत पद्धति। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये है कि भैया जो लाइन है ना, वो दो लाइन जो है उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, या तो वो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। सॉल्यूशन होने का मतलब या तो वो एक पॉइंट पे कट रही हैं या बहुत सारे पॉइंट पे कट रही हैं। तो अगर वो कटती हैं तो हम कहेंगे जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, संगत पद्धति। और अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो कट नहीं रही है, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप देख सके जहां पर वो कटे, तो इसे हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं, असंगत पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम में आता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन हो या उससे ज्यादा हो। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक मैंने बताया था कब होगा, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी एक पॉइंट पर, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन एक दूसरे को काट रही है,
दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको, तीन पॉसिबिलिटी बताई है, उसी से है पूरा दोनों लीनियर इक्वेशन पूरा, ठीक है। दूसरी चीज बताई मैंने, या तो एक काटेगी या एक दूसरे पे चढ़ी होंगी। जब चढ़ी होंगी तो सोल्यूशन तब भी आएगा, पर एक सोल्यूशन नहीं होगा, तब तो अनगिनत सोल्यूशन होंगे, अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया ये अनगिनत पॉइंट आ गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइंस बोलते हैं हम, ठीक है, जो एक दूसरे पे चढ़ी होती है। तो ये आ गया कंसिस्टेंट सिस्टम, यूनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन तो है। इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यानी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? इनके बीच की दूरी जो है वो सेम है। पैरेलल वही तो होता है ना? पैरेलल का मतलब ये है। अब इसको मैथमेटिकल वे में कवर करते हैं, जैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। ध्यान से देखिए, मेरे पास पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये, यानी दो लाइनें हैं मेरे पास, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया सबसे पहले, उसी हिसाब से हम लगातार चल रहे हैं। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। काटने का मतलब है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है जी। ये हो गया हमारा, क्लियर। तो ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया A1/A2 ना B1/B2 के बराबर नहीं आएगा, तभी ये सॉल्यूशन यूनिक कहलाएगा, तभी एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। और अगर ये तीनों ही बराबर है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी रेशो एक के ऊपर एक है, इसका मतलब यही हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक के ऊपर एक। इसका मतलब ये कट रही है, ठीक है। इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन तो है, पैरेलल ये भी है, एक दूसरे पर है, पर यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। फर्क केवल इतना है कि लास्ट में नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यहाँ तो A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो भैया वहां पर ना एक चीज होती है स्लोप, ठीक है, जिसे आप बोलते हो माइनस ऑफ A/B, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। जब आप स्लोप निकालते हो तो क्या होता है? ये आ जाता है माइनस ऑफ A/B, यानी A/B ना किसी का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। बात को समझना, ठीक है। दो लाइनें समांतर हैं, इससे एक बात पता लगती है, क्या? समांतर का मतलब उनका स्लोप सेम है, समान इंक्लिनेशन है उसका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में रखे ना, हमें इसे याद रखना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर वो बोल रहा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये भी तो है कि A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2। भाई ये भी तो मतलब है इसका, है ना। यानी A/B से मुझे एग्जैक्टली पता क्या लगता है? स्लोप पता लगता है। तो स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब वो कट रही है। कटने का मतलब है कि भैया उनका एक सॉल्यूशन है। ऐसी में अगर यहां देखूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ना मेरे को एक चीज और समझ आ रही है कि भैया A1/B1 A2/B2 के बराबर है, ठीक है। ये बराबर हो गया अगर मैं इतने को देखूं, केवल नजर आ रहा है ना, B1 यहाँ आ गया, A2 यहाँ आ गया, तो यानी स्लोप सेम है। स्लोप सेम का मतलब क्या हो गया? स्लोप सेम का मतलब है लाइन पैरेलल है। पैरेलल के दो केस हो गए, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जब गैप होगा बीच में। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब C1/C2 भी बराबर होगा, ठीक है जी। नो सॉल्यूशन कब होगा? भाई यहां पर भी अगर आप देखो नो सॉल्यूशन तो है, पर A1/B1 A2/B2 के बराबर है, यानी स्लोप सेम है इन दोनों में। भाई पैरेलल लाइन हो या कॉन्करेंट लाइन हो, एक दूसरे पे चढ़ी हुई, इनका स्लोप सेम ही है, ठीक है। पर दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश करेंगे, इसमें C1/C2 के बराबर आएगा, इसमें C1/C2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। केवल इससे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो कोऑर्डिनेट का भी कहीं ना कहीं कनेक्टिंग कंसेप्ट है, जिससे बेस पे आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी। अब मैंने आपको तीन चीजें बताई, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पर भैया ये किताबों में लिखा होता है ये चीज, मैं इस चीज का इस्तेमाल ज्यादा करता हूं,
सही बताऊं तो बहुत सारी जगह इस्तेमाल करता हूं मैं इस चीज का कि भैया जो ए बी का रेशो है यहाँ पर, वही ए बी का रेशो अगर यहाँ पर है तो लाइनें पैरेलल हो गई। ठीक है, फिर अगर देखते हैं आगे कि भैया C1/C2 भी क्या इनके रेशो के बराबर है, तो बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो गया। और अगर A1/B1 इसका रिश्ता जो है वो इसके रिश्ते के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसको हम गणित से समझेंगे थोड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है वो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इसके कितने होंगे यदि इसका ये रिश्ता दे रखा है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे यहां पर क्या नजर आ रहा है ना, मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है, मुझे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन नजर आ रहा है। पता है कैसे, ध्यान से देखना, हमने ये पढ़ा इनफाइनेट मैनी के लिए क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। यानी हम ये कह सकते हैं ए बी और सी का रिश्ता जो ऊपर है वही ए बी सी का रिश्ता नीचे होना चाहिए। ये भी तो बोल सकता हूं मैं, क्यों नहीं बोल सकता। मैं वैसे ही क्यों पढ़ूं जैसे आज तक सबने पढ़ाया, जैसे किताबों में लिखा है। मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं जो ए बी सी का रिश्ता ऊपर है वही ए बी सी का रिश्ता नीचे होना चाहिए, यानी A/B/C वही होना चाहिए। तो मैं देखता हूं क्या रिश्ता नजर आ रहा है मेरे को, 1 2 और -8। तो 1 2 और 16 यहां पर चला गया अगर तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नजर आ रहा है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने लिखा नहीं है इसके अंदर कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ऑब्जर्व करूंगा 1 2 और -8। अगर 2 से काटता हूं तो 1 2 और 2 से काटूंगा -8, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइन। अगला देखिए भाई, इसका बताना है आपको कैसा है सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, 3 की वैल्यू अगर -5 है तो -6 की कितनी होनी चाहिए भाई, -2 टाइम यानी +10 होनी चाहिए। +10 आ गई भाई साहब, ये है ना जी। तो यानी कहने का मतलब है जो ए और बी का रिश्ता यहाँ पर है वही ए और बी का रिश्ता यहाँ पर है। तो ए और बी का रिश्ता अगर सेम है तो लाइन कैसी होती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या नो सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब आता है जो ए का अनुपात है वही बी का हो और वही सी का हो। अगर मैं ए का अनुपात देखूं तो -2 टाइम, सी का अनुपात क्या -2 टाइम्स है, नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। इसलिए कैसे सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बात को समझना है, बस लिखना नहीं है सभी बच्चों की तरह जैसे बच्चे आज तक करते हैं और लिखते हैं लगातार। हमने डायरेक्ट ही देखा है 3 की वैल्यू -5 और 6 की वैल्यू -6 की वैल्यू -10, -2 से गुणा हुआ -2 से गुणा हुआ, तो भैया लाइन तो पैरेलल हो गई। पर ये भी साथ है ये भी साथ है, तो भैया रेशियो तो सेम नहीं आएगा। यहाँ C1 C2 का रेशियो क्या आ रहा है 1:1, क्या ये 1 1 दिख रहा है मेरे को, नहीं। तो इसका मतलब है नो ही सॉल्यूशन आएगा। आगे देखते हैं, ध्यान से देखना, ये लीनियर इक्वेशन है 5x - 3y = 7, 7x + 4y = 18। तो आपको बताना है कैसा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब जो ए बी का अनुपात यहाँ है 5 - 3, यहां पर है 7 और 4, कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब है एक। बच्चे लगातार लिखते हैं इसके अंदर, भाई हमने ये पढ़ा है ना कि A1/B1 नॉट इक्वल टू A2/B2। मैंने ये बताया आपको, जो बेसिक फॉर्मूला वैसे लिखा होता मैंने वो नहीं पढ़ा यहाँ पर। तो हमने देखा ए का बी के साथ रिश्ता क्या है 5 और -3, क्या ये 5 - 3 में है, नहीं है। इसका मतलब है इक्वल नहीं है, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन इसका आने वाला है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कंसिस्टेंट कब होता है, मैंने बताया था ना आपको, सुसंगत है, कंसिस्टेंट है कब, जब उसका सॉल्यूशन आएगा कुछ ना कुछ, या तो एक सॉल्यूशन है या अनेक सॉल्यूशन है, यानी या लाइन एक दूसरे पे चढ़ी हो या कटती भी हो, इंटरसेक्टिंग और कॉन्करेंट। तो ये ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया ए ऑप्शन आंसर। अगला देखिए, इसके नो फाइनाइट सॉल्यूशन है। नो फाइनाइट सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है, जो ए बी का रिश्ता होगा वो तो सेम ही होगा,
हमने पढ़ा है ना, लिखेंगे नहीं। जो ए बी का रिश्ता है वो तो सेम ही होगा, ठीक है। ए बी का जो रिश्ता है वो तो सेम रहना चाहिए। भाई आओ देख लेते हैं, यहाँ पर इसका कितना है, ये 3 गुना, तो 2 का 3 गुना आएगा यहाँ पर, यानी 6। पी की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते खत्म है, अगर चीजें समझ गए तो देखते ही देखते खत्म है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये क्या कह रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो किसका मान निकालो, के का। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, किसका, के का। तो हमने ये पढ़ा है कि भैया जो रिश्ता A1 A2 का होगा वो B1 B2 का होगा, ये भी पढ़ा है हमने। पर हमने ये भी पढ़ा है जो A का रिश्ता B के साथ होगा वही दूसरे में भी होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे देख लेता हूं, 6 की वैल्यू अगर 15 है यानी 2.5 गुना, तो 5 का 2.5 गुना क्या हो जाएगा, 12.5। पर 12.5 के साथ क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 गुना करना है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या लिखने की जरूरत है, क्या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, हम क्यों लिख रहे हैं, मतलब मैं स्क्रीन पे देखते ही आंसर है इसका। अगला देखिए, ये लास्ट सवाल है, यदि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो के का मान क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भैया A1 A2 का रिश्ता है वो B1 B2 का रिश्ता नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल। तो 3/1 नॉट इक्वल 2/-के, तो के नॉट इक्वल टू -2/3, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सवाल आ जाता है, इसलिए मैंने ये भी सवाल लास्ट में रख दिया है। भाई A1/A2 3/1 नॉट इक्वल टू 2/-के, तो के इधर जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो के की वैल्यू जब -2/3 नहीं होगी ना, तब जाके आपका ये सॉल्यूशन यूनिक कहलाने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। अच्छा एक आगे और चीज भी है कुछ, रुक जाइए, आगे एक चीज मैंने ये भी ऐड करी है इसी क्लास के अंदर, ध्यान से देखिए। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन, ठीक है, हैक बुक से कंटेंट लिया है पूरा। 2 इक्वेशन की दो इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, ठीक है। अभी हमने ये सीख लिया कि भाई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, होगा तो एक होगा या अनेक होंगे, वो भी सीख लिया। अब अगर एक ही होगा तो क्या होगा, ये अब सीखेंगे, ठीक है। यानी x और y की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। एक तो 1 वेरिएबल इक्वल करके है मेथड, और दूसरा मेथड है एक हिडन मेथड है, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा आपको, ध्यान से देखना। 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की बच्चों को सॉल्व करनी तो आती है, ठीक है, पर मेन बात है उन्हें पेन फ्री करनी नहीं आती, वो क्या बात बात पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब जैसे मेरे सामने ये 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, ध्यान से देखना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है अगर, ठीक है जी, x की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, जिस चीज को सेम करूंगा ना उसे भूल जाऊंगा। जिसको सेम करो उसे भूल जाओ, जिसको सेम करो, और सेम किसको करना है, जिसे नहीं निकालना उसे भूल जाओ। मैं y को सेम करता हूं, y को सेम कैसे कर सकता हूं मैं, जब 2 से गुणा करूं इसे, पर ये मन में ही करना है मेरे को, तो मैं y तो भूल गया, ठीक है। अब मैं घटा दूंगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4x, मैंने सीधा लिखा 4x, 22 में से 10 गया 12, x की वैल्यू 3 आ गई, और y कितना आ गया 6, 10 में 6 गया 4, y 1 आ गया। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, मैं लिखूंगा नहीं बात बात पे, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने सभी बंदे जानते हैं 100%, पर बहुत कम बच्चे इसे ना बिना पेन के करते हैं। मैं बिना पेन के ही करता हूँ। देखिए जैसे ये तो मैंने आपके लिए लिखा है, मैं अगर इसे सॉल्व करता, मैं y सेम करता, 2 3 6, 6 में से 2 गया 4, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 22 में से 10 गया 12, यानी 3, 1 की 3 हो गई, x की 3 हो गई, तो 6 इसमें से गया तो 4 आया, y की वैल्यू 1 आ गई, तो 3 और 1 मेरा आंसर आ गया। तो यानी ये एक पॉइंट पे घट रहे होंगे किसी पे, उस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, 3 1 है, ठीक है, जहां पर ये कटेंगे। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर ही हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट में नहीं निकाल सकते, ठीक है। नो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वैसे ही कहां सॉल्व करेंगे उसे।
तो ये पहला मेथड है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल का। ठीक है, एक आध एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, रुक जाइए जरा। क्योंकि ये ना प्रैक्टिस होनी जरूरी है भाई। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपके लिए, यहीं पर ही मैंने बोला 4x प्लस 3y बराबर 7, 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मुझे x और y के लिए सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, स्पीड के लिए बता रहा हूं, नहीं तो सॉल्व करना तो दुनिया जानती है। ठीक है, स्पीड के लिए बता रहा हूं। अब भाई मुझे पता है, मैं x निकालता हूं पहले। ठीक है, तो y सेम करना पड़ेगा, इसे 3 से, इसे 4 से, इसे 3 से, इसे 4 से गुणा करता हूं अगर मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 16, 16 में से 9 गया 7, मैं सीधा लिखूंगा 7x। ठीक है, इसे 4 से गुणा किया 28, इसे 3 से गुणा किया 30, 28 में से 30 गया -2, ये आ गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी। ध्यान से देखिए, ये 4y है 3y है, इसको सेम बनाना है यानी 12 बनाना है और भूल जाना है। 12 बनाने का मतलब है इसे 3 से गुणा, इसे 4 से। ठीक है, 4 7 28 और 30, 28 में से 30 गया -2, इसे 4 से गुणा किया था 16, 16 में से 9 गया 7, x की वैल्यू आ गई -2/7। ऐसे ही मैं वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है जी, पर कलम नहीं लगानी है आपको, समझ आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज सिखाई थी मैंने, इसके अंदर एक हिडन मेथड ये भी रहता है जो मैं बच्चों को बताता हूं, हैक बुक में भी है। कई जगह ना ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी नंबर बन जाते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई गुणा करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो छोटा है, छोटे को तो सोल्व करना आसान है, पर कई बार बड़ा बन जाता है, उसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले भाई 3 गुणा 4, 2 गुणा 2, ये नीचे लिख दो पहले तो, x के लिए भी y के लिए भी। ठीक है, जब x को सॉल्व करना है तो y को भूल जाओ। ठीक है, y को कह रहा हूं, x को भूल जाओ। जब x के लिए सॉल्व करना है x को भूल जाओ, और राइट से लेफ्ट याद रखना है x, राइट से लेफ्ट यानी यहां से यहां, तो 2 दाम 20, 4 × 11। ठीक है, 4 × 11 और 2 दाम 20, राइट से लेफ्ट। ठीक है, 11 4 2 10, ये ऊपर आ गया। पर जब मेरे को y के लिए सॉल्व करना है तो y को मेरे को भूल जाना है, और y की जब वैल्यू निकालनी है तो मुझे ध्यान रखना है लेफ्ट से राइट। तो 2 × 11 और 3 × 10, तो 3 × 10 -2 × 11। ठीक है, लेफ्ट से राइट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने याद रखने के लिए। तो भैया इसे सॉल्व करता हूँ, 44 में से 20 गया 24, 12 में से 4 गया 8 यानी 3 आ गया, 30 में से 22 गया 8 यानी 8, नीचे आ गया 1, वही 3 1 आ गया मेरा। ठीक है, मेरे पास था इसलिए मैंने आपके लिए रख दिया यहाँ पर। एक बार दोबारा से समझाऊंगा, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 चौक 12 -2 दूनी 4। ठीक है, ये दोनों में ही आएगा नीचे। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है, तो x को भूल जाओ। x के लिए राइट से लेफ्ट ध्यान रखना है, 4 × 11 -2 × 10, ये आ गया। y के लिए y को भूल जाओ, ध्यान रखना है लेफ्ट से राइट, तो 3 धाम 30, 11 दूनी 22, ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन ये पढ़ी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पहले कि भैया इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लाइन होती है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन का मतलब है 2 लाइन हो गई। 2 लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती है। इन पॉसिबिलिटी को मैथमेटिकल वे में ले तो एक सॉल्यूशन, अनगिनत सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। फिर मैंने आपको ये बताया और इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। इससे हमें ध्यान रहता है कि स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल है, यानी इनफाइनाइट में भी a/b का रेशियो सेम होगा और नो सॉल्यूशन में भी a/b का रेशियो सेम रहेगा, यूनिक में नहीं रहेगा। ठीक है, वहां से मैं ध्यान रख सकता हूं, पर इनफाइनाइट है तो c1/c2 भी सेम होगा और नो सॉल्यूशन में नॉट इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप सेम थोड़ी होगा उसके अंदर। यूनिक सॉल्यूशन तो वो है जो कट रही है लाइन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। फिर मैंने आपको बताया कि भैया ऐसा बुकों में लिखा होता है, लोग पढ़ते हैं, पर मैंने आपको अलग अंदाज में पढ़ा है, इस अंदाज में। ये a1 a2 देखते हैं, b1 b2, फिर हमने क्वेश्चन देखे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट दिखाया बिना पेन के हमने क्वेश्चन करने की कोशिश करी है सारे। ठीक है, सीधा सीधा आंसर आया हमारे सामने, और फिर हमने लास्ट में x और y की वैल्यू निकालनी सीखी है।
ठीक है जी। तो ये थी हमारी एक तरफ से एक छोटी सी क्लास जिसमें आपको हमने लीनियर इक्वेशन कंप्लीट सॉल्व करना सिखाया है, और वो भी पेन फ्री। क्लास पसंद आई हो तो भाई दिल से लाइक करिएगा सभी लोग, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोग भी इसको पेन फ्री करते थे। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।